बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। और ये अरविंद कुमार सिंह का लिखा हुआ पाठ है। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से हमारा परिचय कराया है। इसके माध्यम से इसके इतिहास, महत्व, सभ्यता के विकास में उसके योगदान का वर्णन विस्तार से किया गया है। भले ही संचार माध्यमों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का कोई मिसाल नहीं। इससे भावनात्मक एवं आत्मीयता की झलक हमें देखने को मिलती है। तो पढ़ते हैं हम लोग चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, और इसमें देखते हैं कि क्या वर्णन आया है। और इसमें चिट्ठियों के प्रारंभ से लेकर अब तक का वर्णन है कि किस तरह से इसमें जो है चीज़ें बदलती जा रही हैं और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, अपने संदेश को, अपने विचारों को दूसरों के पास पहुंचाने का और पाने का। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पेज नंबर है ये 23 पेज नंबर पर 5वां पाठ दिया है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। तो अजीबोगरीब यानी कि जिसमें कि व्यक्तिगत बातें लिखी जाती हैं, और इसमें जो है उसकी उपयोगिता हमेशा से ही थी और अभी भी बनी रहेगी। तो पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम मतलब कि सबसे नए। आधुनिकतम का अर्थ है सबसे नए। यहाँ पर आधुनिकतम कहते हैं जो सबसे नया तरीका है अपने संदेश भेजने का या संदेश पाने का। तो वह संचार का यानी कि जिसके माध्यम से हम लोग संदेश भेजते हैं या दूसरे हमारे पास संदेश भेजते हैं। तो पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। तो यहाँ पर एसएमएस जो है वो मोबाइल फ़ोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश, एसएमएस, जो सभी बच्चे अच्छी तरह से इससे परिचित हैं और वो लोग इसका यूज़ भी करते हैं। तो इस तरह से वे अपने संदेश, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो यहाँ पे सिलसिला कहते हैं चलन को। सिलसिला का अर्थ होता है चलन। सिलसिला कहते हैं चलन को। तो इसमें जो है ये पत्र एक नया सिलसिला, एक नया चलन यानी कि एक नया तरीका जो है शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, तमाम मतलब अनेक, तमाम का अर्थ है अनेक, और विवाद कहते हैं झगड़ा को। विवाद तो तमाम विवाद यानी झगड़ा और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जड़ यानी कि कारण, नई घटनाओं का जड़ यानी कारण। जड़ अर्थात जो इसका कारण होता है। नई नई जो घटनाएं होती हैं
उसका कारण भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। तमाम मतलब बहुत। साहित्य जो है, साहित्य यानी कि लिटरेचर, वो पत्रों पर ही केंद्रित है, अर्थात आधारित है। केंद्रित, केंद्रित अर्थात आधारित, पत्रों पर ही केंद्रित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी मतलब अनोखी, अनूठी, अनोखी। तो इस तरह से यहाँ पर अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने भी अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागत, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर यानी कि संभाल कर। तो पत्र जो है सहेज कर, सहेज कर कहने से तात्पर्य है संभाल कर। पत्र जो है इन यादों को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दायरा यानी सीमा, दायरा अर्थात सीमा। दायरा अर्थात सीमा। तो हर एक पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी कि पत्रों को लोग जो है इकट्ठा करके रखते हैं और अच्छे से सुरक्षित रखते हैं और उसमें जो है यादें रहती हैं। और उसमें हर एक पत्र लिखने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो पत्र लेखन भी एक कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है, अपनी सीमा है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा जो है लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा पत्र लिखते हैं। बहुत लोग कम शब्दों में भी बहुत बड़ी बात कह देते हैं। तो दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, तलाशना मतलब ढूंढना, तलाशते तमाम जो है, तमाम मतलब बहुत अधिक ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो पता जो है खोजने में समय लगता है और पता करके उन जगहों पर वो पत्र पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। साबित करना मतलब सिद्ध करना और अहमियत रखना मतलब महत्व। अहमियत कहते हैं महत्व को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी कि वो पहले प्राचीन काल की बात बताते हैं कि पहले हज़ारों साल तक संचार का साधन यानी कि समाचार ले जाना और ले आना, इसका साधन जो है केवल हरकारे यानी कि दूत, रनर्स जिसको दूत कहा जाता था, जो कि समाचार ले जाते थे, या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में, शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों का समय, तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो पाठ्यक्रम में भी जो है पत्र लेखन रहता है और बच्चे उसमें अलग अलग विषयों पर पत्र लिखते हैं। तो विकसित यानी कि बढ़ाने के लिए जो है पत्र लेखन को जो है पाठ्यक्रम में रखा गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में
ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी कि सन 1972 में पत्र लिखने का सिलसिला शुरू किया गया। तो इसमें जो है बच्चों को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग लेना रहता था। और यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। आवाजाही मतलब आवागमन, पत्रों का भेजना और पत्रों का आना। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती यानी कि गांव में आज भी चिट्ठियों से ही दुनिया चल रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो आज भी चिट्ठियों का जो है इस्तेमाल करते हैं अपना समाचार भेजने के लिए और समाचार आने के लिए। तो इस तरह से फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन व्यापार करने वाले लोगों का डाक का जो है प्रयोग यानी कि चिट्ठियों का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है कि पहले जो है दूत हुआ करते थे, रनर्स हुआ करते थे, और फिर तेज़ घोड़े आए और फिर पहिए आए और फिर रेलवे और तार ने भी बहुत बड़ा बदलाव किया। और फिर पिछली शताब्दी में यानी कि पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप धारण किया और विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को स्थान दिया गया और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया। और यह ख़ास तौर पर बड़े शहरों और जो संचार के साधनों के तेज़ी से विकास ने इस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, जिससे कि पत्रों का प्रयोग कम हुआ है। लेकिन व्यापारी जो है वो आज भी पत्रों का डाक का जो है प्रयोग करते हैं। तो टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को कुछ कम किया है। अब जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत कम कर दी है, घटा दी है। मतलब कम। तो परिवहन यानी आने जाने के जो साधन होते हैं, जो गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, बस होती है, जो ये सब परिवहन के अंतर्गत आते हैं या जिससे आने जाने का काम किया जाता है। तो परिवहन के साधनों ने भी बहुत दूरी कम कर दी है। अब पहले की अपेक्षा कम समय में ही चिट्ठियाँ पहुँच जाती हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को, पुरखों यानी कि अपने पूर्वजों, दादा परदादा, नाना परनाना, ये जो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार हों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। यानी कि संजोकर यानी कि उसको संभाल कर जोड़ कर इकट्ठा करना, उन अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को इकट्ठा करके रखना। और फिर बड़े बड़े जो लेखक हुआ करते हैं उनकी चिट्ठियाँ, उद्यमी यानी कि जो उद्योग चलाते हैं,
और कवि और प्रशासक यानी कि जो प्रशासन का कार्य करते हैं। और इनकी पत्र रचनाएं जो है वो अपने आप में अनुसंधान का विषय है, यानी कि उस पर रिसर्च किया जा सकता है, शोध किया जा सकता है और उसमें खोजबीन करके बहुत चीज़ें ज्ञान की उसमें मिल सकती हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पिता का पत्र पुत्री के नाम, तो पिता के पत्र पुत्री के नाम से उन्होंने एक पत्र लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जब वह 10 वर्ष की थी तो उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। उन चिट्ठियों में बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना, और ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। और ये सभी पिता के पत्र पुत्री के नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर उस समय मोबाइल होता तो शायद इस तरह के पत्र नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तो जो महान हस्तियाँ यानी कि जो महापुरुष हुए हैं, जो महान व्यक्ति हुए हैं, तो ऐसे लोगों की याद जो है वो धरोहर के रूप में उनके लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। तो भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उन दिनों में कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में जो लिखा वो आगे चलकर पुस्तक का रूप धारण कर लिए। यानी उन सब को इकट्ठा करके उसे पुस्तक की तरह बना दिया गया। और इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। और उन पत्रों से उस समय के माहौल के बारे में, उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं, उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। और उससे ये भी पता चलता है कि यह आंदोलन कितना ज़मीनी मजबूती लिए हुए था, यानी कि कितना जो है यहाँ के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। वैसे तो पत्र में जब तक पूरा पता न लिखा जाए कि वो किसके नाम से है और वहाँ पे पोस्ट क्या है, जिला क्या है और प्रदेश क्या है और देश क्या है, ये सब अगर न लिखा जाए, पिन कोड न लिखा जाए, तो पत्र जल्दी सही पते पर नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे, बहुत सारे पत्र आते थे उनके पास, और उन पर पता की जगह पर लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया। तो जो विदेशों से पत्र आते थे उसमें केवल यही लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया, और इसी नाम से वो महात्मा गांधी के पास पहुंच जाते थे। कोई भी जगह का नाम नहीं, कोई भी प्रदेश का नाम नहीं, कुछ नहीं। तो महात्मा गांधी इतने महान हस्ती थे, इतने महान पुरुष थे कि वो इतने प्रसिद्ध थे कि सभी उनका पता जानते थे कि वो कहाँ रहते हैं। तो इस तरह से केवल इतना लिख देने से ही वो पत्र महात्मा गांधी के पास पहुंच जाता था। और वे जहाँ भी रहते थे
वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। और भी बहुत महान महान लोग थे आज़ादी के समय के, और उनके साथ भी ऐसा ही होता था कि उनके नाम की लिखी चिट्ठियाँ जो है उनके पास पहुँच जाया करती थी। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पास विश्व से, पूरी दुनिया से पत्र आते थे, और लेकिन वो इतने अच्छे से सबका जवाब देते थे, सभी का वो उत्तर देते थे, और इसमें उनका कोई जो है जोड़ नहीं है, अर्थात उनके समान कोई नहीं है जवाब देने में। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र यानी कि जो पहचान के लिए दिया गया पत्र होता है, आदर और सम्मान में दिया गया जो सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि जो महान कार्य करने पर वो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तो ये पत्र भी उस प्रशस्ति पत्र के समान ही थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, और बहुत सारे लोगों ने तो उसे फ्रेम तक करा लिया है। यह है पत्रों का जादू, और यही पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारी किताबें जो है वो पत्रों के माध्यम से ही लिखी गई हैं, पत्रों के सहारे ही लिखी गई हैं। उसमें उन्हीं बातों को लिखा गया है जो पत्र में लिखा गया है। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज कहते हैं ज़रूरी कागज़ात। दस्तावेज कहते हैं ज़रूरी कागज़ात को। दस्तावेज ज़रूरी कागज़ात। तो ज़रूरी कागज़ात जो है वो दस्तावेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है दस्तावेज ज़रूरी कागज़ात को कहते हैं। और पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी कि हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में ये दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार। मुस्तैद कहते हैं तैयार। हमेशा पत्रों का जवाब देने के लिए तैयार रहते थे, मतलब वो तुरंत जो है पत्रों का जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। तो नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये मनोदशा यानी कि उनकी क्या हालत थी उस समय, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, इसका वर्णन मिलता है। तो उसका लेखा जोखा यानी कि उस समय का जो स्थिति थी, उनकी मानसिक स्थिति, उसके बारे में जानने को मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है।
पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल, अच्छी पहचान, गुडविल कहते हैं अच्छी पहचान को, डाक विभाग की ही है। और इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो डाक विभाग जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, और इसकी एक ख़ास वजह यही है कि घर घर तक इसकी पहुंच है, यानी कि ये घर घर तक पत्र पहुंच जाता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। हैसियत यानी औकात, हैसियत, हैसियत कहते हैं औकात। तो संचार के तमाम उन्नत साधनों, उन्नत मतलब जो अभी नए नए विकास किए हैं, नए नए साधन आए हैं, तो उन साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी चिट्ठी पत्री की पहचान जो है, उसका मूल्य, उसका महत्व आज भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। तो ये अगर देखा जाए तो पत्र जो है वो घर घर तक पहुंचते हैं, चाहे वो घर शहरी इलाकों में हो, आलीशान हवेलियां हो, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हों, या मछुआरे हों जो समुद्र के किनारे रहते हैं, और इससे पहाड़ी लोग हों, यानी कि ऐसे कठिन रास्तों से पहुंचने वाली जगहों पर भी पत्र पहुंचते हैं, और इसीलिए इन पत्रों का बहुत महत्व है। तो आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। बहुआयामी यानी कि इसका अनेक रूप से लाभ जो है नज़र आ रहा है। यहाँ पे लाभ और उसका महत्व, डाक विभाग जो कार्य करता है ये जो है लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, और लोग इसके माध्यम से अपने व्यापार से संबंधित, अपने कार्यालय से संबंधित, और अपने जो अपने बाहर रह रहे हैं ऐसे रिश्तेदारों के लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए ये पत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। दूर देहात में, देहात कहते हैं गांव को, तो गांव का जो क्षेत्र होता है, तो गांव के क्षेत्र में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। जब उनके घर में मनी ऑर्डर आता है, और मनी ऑर्डर में जो है वो पैसा आता है, और जब डाकिया जो है वो डाक खाने से उनका मनी ऑर्डर लेकर उनके घर तक पहुंचाता है, तब उनके घर में चूल्हा जलता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब उन्हें पैसा मिलता है तब उनका घर चलता है, और वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे गरीब घरों में मनी ऑर्डर से ही जो है उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, यानी कि उनके पैसे इकट्ठा करने का, पैसा पाने का, रुपए पैसा पाने का ये जरिया है। गांव या गरीब हस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी कि भगवान के द्वारा भेजा गया दूत। तो ऐसे लोगों को
जिनके गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जो डाकिया जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसे भगवान ने भेजा हो, क्योंकि वो जो है बहुत सारे घरों में बहुत सारे परिवारों का मनी ऑर्डर लेकर आता है और उनके बाहर रह रहे लोगों का समाचार लेकर आता है, चिट्ठी लेकर आता है। तो ये जो है कि भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए से कम नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पोस्टमैन का, डाकिए का जो कर्तव्य है वो बहुत ही ज़िम्मेदारी से भरा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों का जो है घर गृहस्थी और उनके बाहर रहने वाले लोगों का समाचार उन्हें इन्हीं के माध्यम से, पत्र के माध्यम से ही मिलता है। और पत्र पहुंचाने का कार्य जो है पोस्टमैन करता है, डाकिया करता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये श्री अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया ये पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये जो है आज हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें प्राचीन काल से लेकर अब तक और कितने जो है चिट्ठियों का क्या महत्व है, ये हम लोगों ने जाना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।